नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। नवोदय क्रांति सेशन में सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं मॉडल्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। हम पहले वर्ब की बात करते हैं। वर्ब जो है दो तरह की होती है, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोल देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है मॉडल्स। जो मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब होती है वो होती है जैसे डांस, सिंग, स्लीप, इस तरह से ये मेन वर्ब या इनको लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है वर्ब का वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें पहला पार्ट होता है प्राइमरी का। प्राइमरी में आपके इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये सब आते हैं कि बी की फॉर्म आती है, डू, डज इसमें आते हैं। और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा पार्ट है प्राइमरी अदर देन प्राइमरी मॉडल्स। तो आज हम इन मॉडल्स की चर्चा करेंगे। अब मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई टीच, इसमें टीच जो है वो मेन वर्ब है। अब ये कोई पूछे क्या, इसका तो हो जाएगा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। कोई ये पूछे क्या आप पढ़ा सकते हैं या मैं पढ़ा सकता हूं, मैं नहीं पढ़ा सकता, तो टीच के मोड को बताया गया है यहां पर। अगर मैं ये कहता हूं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, एक सिंपल है, इसमें मेन वर्ब है टीच। अगर मैं कह देता हूं कि आई कैन टीच, तो यहां जो है मैं टीच जो मेन वर्ब है इसके मोड को बता रहा हूं। हियर मोड ऑफ टीच इज डिस्क्राइब्ड, तो ये जो वर्ब है इसकी हेल्प करेगा यहां पर इस मोड को बताने के लिए कैन। तो यहां कैन जो है ये मोड को बता रहा है मेन वर्ब के, तो इसको हम मॉडल कहेंगे। तो इस तरह से 12-13 मॉडल्स हैं कुल। तो आज हम इनकी चर्चा करते हैं कि बारी बारी से, और इनके जो मेन जो यूजेस हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो प्रिय बच्चों, पहला हमारा जो मॉडल है वो है मे। मे का मतलब होता है सपना, जैसे मैं जा सकता हूं वह आ सकता है, इस तरह से। तो इसका जो पहला यूज है वो है अनुमति या परमिशन के लिए। अनुमति के लिए प्यारे बच्चों, जब आप कक्षा में आते हैं तो एक बात कहते हैं, मे आई कम इन सर। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हैं, अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं, यू वांट परमिशन टू कम इन। तो वहां पर हम मे का यूज करेंगे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इसी तरह से मान लीजिए आपने किसी का फोन यूज करना है तो आप उससे परमिशन मांगेंगे, मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। मे आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूं। या परमिशन मांगी है, तो जब भी हम परमिशन मांगते हैं तो हम इसके लिए मे का यूज करते हैं। किसी को परमिशन दे, मान लीजिए आपने किसी को अपने सर को कहा मे आई कम इन सर, तो इसका वो जवाब दे सकता है यस यू मे कम इन, यू मे कम इन। तो यहां परमिशन ग्रांट कर दी। दूसरा जो इसका यूज है, पहला यूज सीखा हमने अनुमति के लिए, दूसरा जो है संभावना के लिए, फॉर पॉसिबिलिटी। जहां पर पॉसिबिलिटी या संभावना को दिखाया जाए वहां हम मे का यूज करेंगे। कैसे? मान लीजिए काले बादल छाए हुए हैं, तो काले बादलों को देखकर हम अक्सर कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है। ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट श्योर दैट इट विल रेन और नॉट, पक्का नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन संभावना होती है, तब हम वहां मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुडे, ये संभावना को एक्सप्रेस करता है कि आज बारिश हो सकती है। या जैसे आज हम कहें कि आज राम आ सकता है, तो हम लिखेंगे राम मे कम टुडे, आज राम आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी यानी संभावना को दिखाता है। इसके बाद जो है तीसरा जो प्रयोग है मे का मेनली वो है
इच्छा के लिए। इच्छा के लिए जहां पर हम अपनी कोई विश एक्सप्रेस करते हैं वहां हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं मे ही लिव लॉन्ग, जब आप माय स्कूल टीचर का, माय हेडमास्टर का, माय बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ ऐसे करते हो, उसके लास्ट में लिखते हो मे ही लिव लॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है? भगवान करे उसकी आयु लंबी हो। तो ये आपकी विश है, आपकी इच्छा है। और इसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो लगाया जाता है। तो यहाँ मे का यूज जो है इच्छा के लिए किया गया है। इसके बाद जो है सो दैट के साथ मे का यूज होता है। कब? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस में सो दैट दिया गया है और वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों कंडीशन लागू होती है तो आप मे का यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। तो देखिए वर्क्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सो दैट जो है यहां पर एक सेंटेंस कनेक्टर लगा हुआ है, ये दोनों कंडीशन लागू होगी तो मे लगेगा। इसके बाद देखिए इसका जो दूसरा है मॉडल वो है हमारा माइट। MIGHT। माइट जो है वो मे का पास्ट होता है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइट मे का पास्ट होता है और इसका जो प्रयोग होता है कम संभावना के लिए होता है। कम संभावना, लेस possibility, where less possibility is shown then we shall use might। यानी कि जैसे मान लीजिए बारिश होने की ज्यादा संभावना दिखती है तो हम कहेंगे इट may rain today। अगर बारिश होने की कम संभावना है तो हम कह सकते हैं इट might rain today। इट might rain today। यानी कि बच्चों पहले मैंने लिखा था इट may rain today, सेंटेंस ये भी ठीक है, सेंटेंस वो भी ठीक था, सिर्फ डिफरेंस इतना है मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है और जो माइट है वो वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है। दूसरा नरेशन चेंज करने में, जब नरेशन चेंज होगी तब हम मे का माइट कर देंगे। जैसे ही सैड ही मे डू इट। अब इसको डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? he said that he, अब ये में जो है might में कन्वर्ट हो जाएगा, he might do it। तो ये इसका यूज था। इसके बाद हम बात करते हैं can की। can जो है एक इंपॉर्टेंट मॉडल है। कैन का मतलब भी सकना सही होता है, लेकिन इसका यूजेज जो है वो में से डिफरेंट है। वो कैसे है? इसका जो प्रयोग है वो अक्षमता या योग्यता को दिखाने के लिए होता है। इस चीज को आप पहले समझना होगा, अक्षमता योग्यता क्या होती है। मान लीजिए मैं तैर सकता हूं लेकिन सभी नहीं तैर सकते, क्योंकि ये क्या है? मेरी योग्यता है। यानी योग्यता वो चीज होती है जो सब में नहीं होती। पक्षी उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। वी कांट फ्लाई, हम में उड़ने की योग्यता नहीं है लेकिन पक्षियों में उड़ने की योग्यता है, तो वहां हम कैन का प्रयोग करेंगे। राम पेड़ पर चढ़ सकता है, ये उसकी योग्यता है। राम कैन क्लाइम ए ट्री, लेकिन मैं नहीं चढ़ सकता, आई कैन नॉट क्लाइम ए ट्री। यहां योग्यता का अभाव है। अब क्षमता क्या होती है? मान लीजिए ये क्लासरूम है एक, तो इसके अंदर मान लीजिए 100 बच्चे बैठ सकते हैं, तो ये इसकी क्षमता है। एक बोतल है मेरे पास, उस बोतल में 5 लीटर पानी आता है, तो ये उस बोतल की अक्षमता है। वहां अक्षमता और योग्यता को दिखाने के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं, ये उनकी योग्यता है। आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूं, सभी नहीं बोल सकते, ये मेरी योग्यता है। दिस बॉटल
कैन कंटेन 5 liters मिल्क। इस बोतल में 5 लीटर दूध आ सकता है। ये उस बोतल की क्या है, अक्षमता है। तो यहां पर हमने कैन का प्रयोग किया। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो प्रयोग है, सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग इसका अक्षमता योग्यता के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा है वो क्या होता है प्रयोग, अनुमति के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है अनुमति देने के लिए। जैसे कोई पूछे मैं कम इन सर, तो हम उसको ये कह सकते हैं यस यू कैन कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। व्हेन परमिशन इज ग्रांटेड, जब परमिशन दी जाती है, देन वी कैन यूज कैन आल्सो, तब हम कैन का भी प्रयोग किया जा सकते हैं। तीसरा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि बिजली खतरनाक हो सकती है, और बिजली के खतरनाक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है थ्योरेटिकली भी, तो हम इसका प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है, जहां ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में होता है। तो ये था कैन का प्रयोग। अब बात करते हैं हम कुड की। कुड जो है वो कैन का पास्ट है, कैन कुड। इसका प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग भूतकालीन अक्षमता या योग्यता को दिखाने के लिए। जहां पर भूतकाल की क्षमता योग्यता दिखाई जाएगी वहां हम कुड का प्रयोग करेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। When I was young, I could swim. तो बच्चों एक चीज देखिए इसमें, मैं अगर ये लिखता हूं I can swim, मैं तैर सकता हूं, ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि ये प्रेजेंट की योग्यता या एबिलिटी को दिखाता है। लेकिन यहां वाज शब्द दिया हुआ है, वाज शब्द था, यानी ये जो है पास्ट को एक्सप्रेस करता है, भूतकाल को एक्सप्रेस करता है। ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है वाज। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, तो ये पास्ट में हो गया, तो पास्ट की ही पॉसिबिलिटी लगाई जाएगी। आई कुड स्विम, तब मैं तैर सकता था, कब, जब मैं जवान था। तो जहां भी आप पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं वहां हम कुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है हमारा आता है शैल और विल। शैल और विल दोनों का मतलब होता है गागेगी, यानी कि सेंटेंस के आखिर में वह जाएगा, वे जाएंगे, वह जाएगी, इस तरह के जो है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जनरली जो है आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, और बाकी जितने सब्जेक्ट रह गए, जैसे ही रह गया, यू रह गया, दे, शी या नेम है कोई भी, या और भी जितने भी हैं आई और वी को छोड़ के, उन सब के साथ हम जनरली विल का यूज करते हैं। मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे मैं कल करनाल जाऊंगा, ये सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई के साथ शैल। आई शैल गो टू करनाल। अगर मुझे कहना है कि वह करनाल जाएगा, तो मैं कहूंगा ही विल गो टू करनाल। ठीक है, यानी कि जो जनरल सेंस में सेंटेंस होते हैं, जहां से जनरल सेंस आती है, कोई खास बात नहीं होती, वहां आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है और बाकी के साथ विल लगा दिया जाता है। लेकिन अब ये जो रूल है ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कब, जब कहीं पर धमकी यानी थ्रेट दी गई हो, चेतावनी, वार्निंग दी गई हो, संकल्प, डिटरमिनेशन दिखाया गया हो, प्रतिज्ञा या वचन हो, कोई प्रॉमिस किया गया हो, तो इन कंडीशंस के अंदर वेयर देयर दीज आर कंडीशंस एप्लीकेबल, जहां भी ये कंडीशन लागू होंगी, तो हम क्या करेंगे, वहां पर आई और वी के साथ विल लगा देंगे, और बाकी जो रह गए, ही रह गया, दे रह गया, शी रह गया,
या नेम और जो भी सो ऑन वो सबके साथ हम शैल का यूज करेंगे। कैसे, इसको हम दो एग्जांपल की से मदद से सीखते हैं। आई विल किल यू, वैसे क्या था कि आई के साथ शैल आ रहा था, लेकिन आप यहां देखिए कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये क्या है, किसी को धमकी दी जा रही है। कहीं पर अगर धमकी, थ्रेटनिंग, वार्निंग, डिटरमिनेशन या प्रोमिस जैसी चीजें दिखाई गई हो तो आई और बी के साथ फिर विल लगेगा। तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, या धमकी दी जा रही है तो हम शैल की जगह विल यूज करेंगे। या और देखिए, यू शैल बी पनिश, तुम्हें सजा दी जाएगी। यहां क्या है, चेतावनी है, वार्निंग दी जाएगी किसी को। यू शैल बी पुनिश्ड, वैसे तो यू के साथ विल आना था, लेकिन वार्निंग की वजह से हम यहां पर क्या यूज करेंगे, शैल को यूज करेंगे। तो ये था शैल और विल का यूज। इसके बाद है वुड। वुड जो होता है वो विल का, वुड जो है विल का पास्ट है, और इसका जो यूज है, पहला जो यूज है प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रार्थना करने के लिए। जब हम किसी को प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रार्थना करते हैं, तब हम रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे पैसों की जरूरत है और मैं ये कहूं किसी को, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे, यानी मैं उससे पूछ नहीं रहा, आई एम नॉट आस्किंग हिम, मैं उससे पूछ नहीं रहा, बल्कि इट इज माई रिक्वेस्ट टू हिम टू गिव मी मनी। मेरी उससे प्रार्थना है कि वो मुझे पैसे दे दे, तब हम यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, लेकिन क्या है, एक रिक्वेस्ट है। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में, वुड यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम वुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है रादर के साथ, जहां भी आपको रादर मिल जाए तो वहां पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि वुड का यूज होगा। जैसे आई वुड डाई रादर देन बैड, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तो यहां आप देख रहे हैं रादर है, रादर के कारण यहां पर वुड आएगा। और इसके बाद जो है, जो वुड का यूज है वो इच्छा के लिए भी वुड का यूज हो जाता है। इच्छा के लिए कैसे, जहां हमें विश को एक्सप्रेस करना हो, जैसे वुड दैट आई वर रिच, बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वुड दैट का मतलब यहां है काश, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। इट इज माई विश, ऐसा मैं चाहता हूं, काश मैं अमीर होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम वुड का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखनी है आपने, कई बच्चे क्या करते हैं, इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को देखकर में लगा देते हैं। और मैंने देखा कई बार टीचर भी ये बताते हैं कि ये देखो और में लगा देना, लेकिन अगर दैट से पहले ब्लैंक है, एग्जाम में ध्यान रखना, अगर दैट से पहले ब्लैंक है और यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है तो आपको वुड लगाना है, वहां आपने मे का यूज नहीं करना। वुड दैट का मतलब होता है काश। इसके बाद जो है नरेशन चेंज करने का यूज होता है। जहां हम नरेशन को चेंज करेंगे वहां हम विल को वुड कर देंगे। जैसे ही सैड I shall go, तो he said that, I फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे बदलेगा he, और he के साथ shall और will को would में बदल दो, he would go। तो इस तरह से हम would का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं should की। शुड वैसे तो शैल का जो है
वो पास्ट फॉर्म होता है। और इसका अगर ज्यादातर सेंटेंसेस में अगर हिंदी बना के देखेंगे तो ज्यादातर इसकी हिंदी चाहिए के अर्थ में आएगी। वाक्य के अंत में ज्यादातर हिंदी में चाहिए आएगा। इसका प्रयोग क्या होता है? एक तो कर्तव्य के लिए, यानी ड्यूटी को, जहां ड्यूटी को एक्सप्रेस किया जाए वहां हम शुड को यूज करेंगे। जैसे हमारी कुछ ड्यूटीज होती है, जैसे अपने पेरेंट्स के प्रति ड्यूटी है कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। तब जहां भी ड्यूटी को दिखाया जाए तब हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये क्या है? हमारी ड्यूटी है। इसी तरह से वी शुड सर्व अवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये क्या है? ये भी हमारी ड्यूटी है। दूसरा, किसी को सलाह देने के लिए, जब किसी को एडवाइस दी जाती है तब हम इस शुड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि हम कई बार बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें काम करना चाहिए, तो ये उसको सलाह दी गई है, वो माने ना माने। अगर कोई बीमार है तो हम उसको कई बार कहते हैं कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये उसको क्या है? एक सलाह दी जा रही है। तो जैसे यू शुड सी अ गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए या अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहां पर ये सेंटेंस जो है एक सलाह को एक्सप्रेस करता है। तीसरा, नेस्ट के साथ, जहां भी बच्चों आपको लेस्ट दिखे वहां शुड का यूज कर दीजिए। जैसे वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलो कहीं तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए। तो जहां भी लेस्ट आ गया तो वहां याद रखो कि शुड लगाना है आपने। तो ये हमारे शुड के यूज थे। इसके बाद आता है ought to, OUGHT, टू। इसके साथ ought के साथ टू का यूज होगा और इसका यूज जो है वो शुड जैसा ही है। इसका मीनिंग भी चाहिए होता है। वो कैसे? इसका यूज भी कर्तव्य के लिए या सलाह के लिए, दोनों तरह से कर सकते हैं हम। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू ought to respect your teachers, तुम्हें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि शुड आएगा या ought to आएगा? तो बच्चों इसमें एक ध्यान रखना है, अगर ये पूरा का पूरा ब्लैंक दिया हुआ एग्जाम में तो दोनों ठीक है, आप शुड भी लगा सकते हैं, ought to भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर साथ में यहां सिर्फ ought के साथ टू दिया हुआ है, ये मिस है। आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है यू डैश टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो याद रखिए कि टू के साथ कभी भी शुड नहीं लगेगा, फिर आपको ought ही लगाना पड़ेगा। टू के साथ कभी शुड नहीं आता। अगर ये भी नहीं है तो आप शुड लगा सकते हैं और ये भी लगा ought to भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सलाह के लिए भी, जैसे मैंने उसमें लिखा था, या हम कहते हैं किसी के यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं यू ought to वर्क हार्ड। वहां हमने उसको एडवाइस दे दी, सलाह दे दी। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं और कोई ज्यादा इसका प्रयोग नहीं है। इसके बाद आता है हमारा मस्ट। मस्ट कंपल्शन को दिखाता है। इसका मीनिंग भी चाहिए तो होता है, लेकिन ये कहां दिखाएगा? कंपल्शन यानी बाध्यता को, या नियमों की जहां बात हो, जहां पर कोई बाध्यता यानी कंपल्शन दिखाई जाए, जहां रूल्स की बात हो, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यहां नियमों की बात हो रही है। अगर नियम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सिस्टम खराब हो जाएगा, हमें नुकसान हो सकता है नियम न मानने की वजह से। तो यहां जो है ये बाध्यता है,
वैसे आप शुड लगा के देख सकते हैं, शुड भी वैसे तो ठीक है, लेकिन हमें इस चीज को देखना पड़ेगा क्योंकि वहां कंपल्शन लागू है, नियम लागू है, तब हम अच्छा होगा या मस्ट का प्रयोग करें। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। जब इसी तरह से कर्तव्य या सलाह के लिए भी इसका प्रयोग होता है, किसी को कर्तव्य या सलाह देनी हो तब इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमें अपनी बात पे जोर देना हो। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा था, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, लेकिन अगर हमें उसके ऊपर एम्फेसिस देना है, उस पर स्ट्रेस देना है, तो हम उसको ऐसे कहेंगे, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ये भी ठीक है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, You should respect your teachers, you have to respect your teachers, वो भी ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ा अपनी बात पे एम्फेसिस देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं, तब हम वहां पर मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये मस्ट का यूज था। इसके बाद आते हैं हम यूज्ड टू। यूज टू का कोई विशेष पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है, आदत को दिखाने के लिए, भूतकालीन आदत को दिखाने के लिए, यानी कि पास्ट की हैबिट के लिए। जब हम किसी की पास्ट की हैबिट को दिखाते हैं तब हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांधी जी यूज टू स्पिल एवरी डे। गांधी जी हर रोज चरखा काटते थे। ये गांधी जी की क्या आदत थी, भूतकाल की आदत थी। तो ये जो है भूतकाल की आदत को दिखा रहा है गांधी जी की, कि वो हर रोज चरखा काटते थे। तब हम क्या करेंगे, या यूज टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो इसका प्रयोग है, भूतकाल की घटना को दिखाने के लिए, भूतकालीन घटना के लिए। जब हम कोई भूतकाल की, पास्ट की कोई इंसिडेंट को दिखाते हैं तब हम इसका यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें कोई सेंटेंस कहना हो कि मान लीजिए आप गांव से शहर में चले गए और कभी आपको बचपन में वहां कुआं हुआ करता था किसी स्थान पे, अब वो नहीं है, तो आप ये कहोगे हियर यूज टू बी अ वेल, यहां एक कुआं हुआ करता था। तब हम यहां यूज टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पास्ट की किसी इंसिडेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। इसके बाद जो है हम अगले मॉडल पे चलते हैं, और अगला जो मॉडल है वो है हमारा नीड। नीड जो है वो जरूरत के लिए या आवश्यकता को एक्सप्रेस करता है। कैसे, जैसे वी नीड अ पेन टू राइट, हमें लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेन की। तब हम यहां नीड का यूज करेंगे। या जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, छाते की। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, यू नीड एन अम्ब्रेला, यू नीड एन अम्ब्रेला, तो तुम्हें एक छतरी की जरूरत है। या जहां पर जरूरत की एब्सेंस हो वहां कैसे यूज होगा, जैसे टुडे इज संडे, आज संडे है, तो यहां देखिए यू नीड नॉट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संडे है तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तब हम यहां पर नीड नॉट का यूज करेंगे। और प्यारे बच्चों, अब हमारा जो लास्ट है वो है डेयर। DARE, डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस। डेयर जो है हिम्मत या साहस को एक्सप्रेस करता है। जैसे आपने पिक्चर्स के अंदर भी देखा होगा, कई बार बोलते देखा होगा, एक बड़ा ही कॉमन सा सेंटेंस है, हाउ डेयर यू। यह आपने अक्सर हिंदी फिल्मों के अंदर सुना होगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहां डेयर वर्ड जो है वो हिम्मत को या साहस को दिखाता है। जैसे और सेंटेंस देखिए, आई डेयर नॉट टच यू,
मुझ में तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं है। तो यहां नोट लगा दिया। अगर अब्सेंस है वहां पर हिम्मत की, करेज की अब्सेंस है, तो देयर नोट का यूज करेंगे। या और देखिए, आई डेयर टू फाइट विद अ लायन, मैंने शेर से लड़ने की हिम्मत की। तो यहां हम डेयर का यूज करेंगे। यानी कि जहां भी हमें हिम्मत या साहस की बात करनी हो, हिम्मत की बात करनी हो, साहस की बात करनी हो, तब हम जो है डेयर का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मॉडल थे और आशा करता हूं कि आपको ये मॉडल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।